एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो जितने भी PYQs हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर्स के जितने ज़्यादा मेरे को मिल पाए मैंने उतने PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच किए हैं। पर इनके अलावा भी आप इसको प्रैक्टिस करते रहना। मैं डिस्क्रिप्शन में ना एक वेबसाइट का लिंक अटैच कर दूँगी। उस वेबसाइट पर ना आपको क्या होगा ना, पॉलिटी के जितने चैप्टर्स हैं ना, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे सिटीजनशिप हो, उन चैप्टर्स से रिलेटेड गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ज़रूर उस लिंक को चेकआउट कर लेना। और चलो आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ना प्रैक्टिस करने से पहले एक बार थोड़ा सा ना मैं आपको ब्रीफली ना थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ। तो हमने क्या देखा था अभी तक इस फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। पहले तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, किसी भी इंसान के क्या होते हैं, एक ह्यूमन राइट्स की तरह होते हैं जो हमको बाय बर्थ मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, USA के बिल ऑफ राइट्स से लिया था। उसके बाद हमने इसके कुछ फीचर्स देखे थे। फीचर्स जैसे कि इसको ये गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जस्टिशिएबल है, इनको टाइम पे बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में। तो ये थे कुछ फीचर्स। उसके बाद हमने क्या किया था, जो फंडामेंटल राइट है ना हमारा, ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 डील करता है हमारा। तो हमने फिर इन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने आर्टिकल 12 देखा था जो कि स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट यानी कि जैसे देखो, हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट अगर कोई इंडिविजुअल उनको हार्म पहुंचाता है तो हम जा सकते हैं कोर्ट की इस इंडिविजुअल ने हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने हैं, तो वो ईजी होगा कोर्ट के लिए। बट अगर गवर्नमेंट ने छीने होंगे तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। देखो गवर्नमेंट क्या है ये चीज़ सबको पता है, बट स्टिल हम अपनी तरफ से अजम्पशन बना के नहीं बोल सकते हैं ये चीज़, राइट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को डिटेल में डिफाइन किया हुआ है ताकि हर कोई अपनी तरफ से अज्यूम ना करने लग जाए उस चीज़ को। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या करता है, हमें गवर्नमेंट यानी कि स्टेट की डेफिनेशन बताता है। ये किस स्टेट की बात हो रही है, ये इंडिया एज अ स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन बताई थी हमने। उसके बाद हमने अब स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट के अलावा अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आ जाती है तो फिर क्या करेंगे हम, किसी लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट को अगर कोई हार्म पहुंचेगा तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, उस लॉ की डेफिनेशन बताता है। साथ ही ये भी बताता है, चलो मान लो कि अब ना स्टेट ने कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स को बिगाड़ा है, ना किसी लॉ ने हमारे फंडामेंटल राइट को बिगाड़ा है, बट अगर कल की डेट में पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने लग जाती है तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनना चाहे तो क्या करेंगे। तो इस आर्टिकल नंबर 13 में हमारा क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या एक लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक लॉ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट के किसी भी बेसिक फीचर को छेड़ोगे तो वो जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि कोर्ट उस पर फैसला देगा अपना, राइट। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 13 में देखा था। फिर यहाँ से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को देखना शुरू किया था। तो हमारा जो फर्स्ट एवर फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल नंबर 14 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है हम आगे देखेंगे। साथ ही हमने क्या देखा था कि आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 18, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये इक्वालिटी से डील करते हैं। इन राइट्स को क्या कहा जाता है, राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या था हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस आर्टिकल के तहत क्या होता है हमारे पास कि एक तो दो चीज़ें इसमें हम देखते हैं, एक होता है हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बात करता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई वॉचमैन हो, चाहे कोई हाउस हेल्प हो, चाहे कोई प्यून हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है हमें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि बराबर लोगों पर बराबर तरीके का कानून अप्लाई होगा। आई होप, और इस चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में, स्कूल का एग्जाम्पल लेके, रेस का एग्जाम्पल लेके, अगर आपको याद है तो बताना मेरे को। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी से भी ना उसके रिलीजन को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, उसके जेंडर को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर हमने इसमें एक्सेप्शंस भी देखे थे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो स्टेट है, वो क्या कर सकती है, वो वुमेन एंड चिल्ड्रंस को लेके कोई स्पेशल लॉ बना सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि मेट्रो में जो रिजर्वेशन होती है, सीट रिजर्व्ड होती है विमेंस के लिए, चाहे जो क्या कहते हैं फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए। तो इस चीज़ को लेके हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और गवर्नमेंट ने इनके लिए स्पेशल कानून बनाए नहीं। तो ये एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 15 का। साथ ही जो क्या कहते हैं SC ST या जो ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट आगे लाना चाहती है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट लॉ ला सकती है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 15 था। फिर आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है हमारा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि
जो भी स्टेट के द्वारा जो भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, समझ में आए। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये था कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल यूपी की बात करते हैं, ठीक है। अब वहाँ की गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आई, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ये लेके आती है कि जो यूपी के जो लोग हैं ना, उनको जो है मान लो कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे, ठीक है। अब यूपी का कोई भी कॉलेज है उसमें मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की जो कट ऑफ है ना, वो जो यूपी के लोग हैं ना उनके लिए थोड़ी कम जाएगी, लेकिन अगर बाहर के स्टेट के लोग हैं ना उनके लिए इक्वल जाएगी सबके लिए, कि ठीक है बाहर सपोज करो इक्वल यूपी का जो है उसको 100 में से 60 स्कोर करना है, लेकिन यूपी के जो बाहर के हैं उनको 80 स्कोर करने। तो इस चीज़ को लेके मैं ये नहीं बोल सकती गवर्नमेंट मेरे साथ भेदभाव कर रही है, नहीं, क्योंकि वो 80 जो है ना दिल्ली के सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा, वो स्पेशली मेरे लिए नहीं होगा ऐसा। तो इस चीज़ को लेकर मैं गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था किसका, आर्टिकल नंबर 16 का। फिर हमने आर्टिकल नंबर 17 देखा था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी को गवर्नमेंट क्लियरली मना करती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना उस टाइम ये चीज़ काफ़ी चलती थी कि लोअर कास्ट के लोग हैं, ये इनको छूना नहीं चाहिए या कुछ भी, तो ये लोगों के माइंड में ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी उस टाइम में बात कि अनटचेबिलिटी का मतलब होता क्या है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 18 क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमी, कुछ ऐसा ही था। आर्टिकल नंबर 18 के कहने का मतलब ये कि पहले लोग ना अपने आप टाइटल अज्यूम कर लेते थे, तो पहले शिकार विकार करते थे, किसी शेर को मार दिया, अच्छा अब मैं ये कहलाऊंगा क्योंकि मैंने इस शेर को मारा है, या फिर मैंने ये काम कर दिया है मैं ये कहलाऊंगा। तो उन टाइटल्स को गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था, जिनको नेशनल अवार्ड मिलता है, भारत रत्न मिल गया, पद्मश्री मिल गया, तो क्या उन लोगों से भी वो टाइटल छीन लिए जाएंगे या वो लोग भी आर्टिकल नंबर 18 के अंडर आते हैं। तो इसका गवर्नमेंट ने जवाब क्या दिया था कि उन लोगों को भले वो नेशनल अवार्ड मिलते हैं, वो टाइटल्स मिलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन टाइटल्स से उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज मिल रही है, बिल्कुल नहीं। वो एक नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट होंगे, बट उन्होंने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में कुछ अच्छा काम किया है जिस वजह से गवर्नमेंट ने उसको सम्मानित किया है, समझ में आया। तो ये क्या था आर्टिकल नंबर 18। अब आर्टिकल नंबर 19 देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22 ये हमें फ्रीडम्स देता है। किस चीज़ को लेके फ्रीडम देता है, तो जैसे मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे सुनने का अधिकार है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का अधिकार है, या फिर मुझे जो भी अधिकार हैं आज तक आपने देख लिए हैं, वो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 हमें देता है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 19 स्पेशली 6 राइट्स के बारे में बात करता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बोलने का, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। अच्छा, रेजिडेंस का मतलब ये था कि मैं इंडिया या इंडिया के किसी भी स्टेट में इंडिया के मैं रह सकती हूँ। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता है आप दिल्ली के हो, आप यहाँ इस स्टेट में नहीं रह सकते हो, नहीं, इंडिया में मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ। राइट टू मूवमेंट का अधिकार है मुझे, मतलब कि मैं जहाँ मर्जी चाहे वहाँ घूम सकती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता है। अपने प्रोफेशन को फॉलो करने का अधिकार है मुझे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम आजकल देखते हैं, जो छोटी नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो हमें लगती है अरे बोलने का अधिकार ये कौन सा अधिकार है, ये तो हमें था ही, लेकिन नहीं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना उस टाइम में लोगों को अपने ओपिनियंस देना बहुत बड़ी बात थी है। तो ये उस टाइम का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ में आया। तो आर्टिकल नंबर 19। उसके बाद से आर्टिकल नंबर 20 क्या था, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि अगर आप किसी ने क्राइम को कमिट कर दिया है तो उससे कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा बात करता है ये आर्टिकल। तो इसके हमने तीन कंपोनेंट देखे थे आर्टिकल 20 के। वो क्या थे, एक तो था नो एक्स पोस्ट फैक्टो, और एक था नो डबल जियोपार्डी, एक था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इन तीनों का मतलब क्या था, जो पहला था नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब क्या था, अगर किसी क्राइम की सज़ा आज डिसाइड हुई है और उसने वो क्राइम पहले कमिट कर दिया है तो उसको सज़ा नहीं दे सकते अब हम। उसके बाद नो डबल जियोपार्डी, यानी कि एक बार क्राइम की 2 बार सज़ा आपको नहीं मिल सकती है। तीसरा क्या था कि कोई अपने अगेंस्ट कोई भी गवाही नहीं दे सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 20 डील करता है। इसके बाद आर्टिकल 21 हमने क्या देखा था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि ये हुआ कि किसी से उसके जीने का अधिकार नहीं छीना जाएगा, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि कोर्ट ना किसी भी क्राइम की जो सज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एंड फेयर रखेगा। तो वो भी हमारा केस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आया था। उसके बाद हमने देखा था राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आर्टिकल नंबर 22 बात करता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना, एक क्या आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है, और एक है आर्टिकल नंबर क्या कहते हैं 21, और ये 21 एक 21A होगा यहाँ पे, ठीक है। 21A जो है वो है हमारा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 22 कहता है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। हमने देखा था जो 2 तरीके के डिटेंशन थे, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव, एक क्राइम होने से पहले का, एक क्राइम के बाद का।
जो अधिकार हैं हमें कि अपने लॉयर से हम बात कर सकते हैं, अपने मतलब जान सकते हैं अपने अरेस्ट होने का वो ग्राउंड की मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 22 के अंदर कवर हुई थी। अब है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ये दोनों आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं। आर्टिकल नंबर 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते आप, फोर्स्ड लेबर का काम नहीं करा सकते आप, बेगार का काम नहीं करा सकते। बेगार मतलब जो जनरेशन से चलते आया था ना, किसी एक ज़मींदार के अंदर उसके पापा काम कर रहे थे, फिर उसके पापा ने कर्जा ले लिया, वो नहीं चुका पाए, फिर बेटा काम करने लग गया, फिर बेटे का बेटा काम करने लग गया, तो इस चीज़ को बेगार कहा गया। ये चीज़ बंद की गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद की गई, और इन सब के अगेंस्ट जो है ना पार्लियामेंट कई सारे सख्त लॉ भी लेके आया था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल नंबर 24 जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि किसी भी डेंजरस फैक्ट्री, माइंस, ऐसी जगहों पे आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हो। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चों को रिस्क नहीं है, जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हमारी, वहाँ भी बच्चे काम करते, तो वहाँ बच्चों को काम करने से मना नहीं किया गया है। बच्चों को हजार्डस वर्क करने से मना किया गया है, जिसमें रिस्क है, उस काम को करने के लिए आर्टिकल नंबर 24 क्या करता है, मना करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि अपने अपने फ्रीडम को आप फॉलो कर सकते हो, किस अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आप खोल सकते हो, और आप मतलब ये हमारे बेसिकली हमारे रिलीजन से ये चीज़ें सारी डील करती हैं। उसके बाद हमने देखा था 28 तक हो गया था, 29 एंड 30 ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमको देते हैं। आर्टिकल नंबर 29 हमें अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। आर्टिकल नंबर 30 हमें माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके लिए इस्टेब्लिश करने का राइट देता है। तो ये दोनों चीज़ें इन चीज़ों से डील करती हैं। अब है आर्टिकल नंबर 32 हमने देखा था, आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। देखो आर्टिकल नंबर 32 जो है ना अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि इस चीज़ को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हमने फीचर्स ध्यान से पढ़े तो हमें याद है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो डिफेंड करता है, हमारे गारंटी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट की। तो इसके तहत आर्टिकल नंबर 32 कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ऐसा प्रॉमिस किया है। तो आर्टिकल नंबर 32 खुद ये कहता है कि अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने हैं तो सुप्रीम कोर्ट आप उस चीज़ के खिलाफ रिट इशू करेगा। रिट क्या था? रिट एक रिटन ऑर्डर था जो कि कोर्ट इशू करता है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाते हैं। तो इन रिट्स को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पार्ट 3 में पढ़ा था। अगर आपने इन केस ये वीडियोस नहीं देखी है अभी तक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों कहा था? देखो मान लो आर्टिकल नंबर 32 मुझे नहीं मिला है, ठीक है, और ये सारे ही आर्टिकल्स मिल गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी ने मेरे से आर्टिकल नंबर 15 या 16 छीन लिया मेरे से मान लो, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी जब मेरे पास आर्टिकल नंबर 32 है ही नहीं। आर्टिकल नंबर 32 एक तरीके से एक मैंडेटरी वो है कि सुप्रीम कोर्ट को ये करना ही करना है इस तरीके से। अगर ये नहीं होता मैंडेटरी तो सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 226 के तहत हमने देखा था कि हाई कोर्ट भी रिट इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है पूरी, वो चाहे तो करेगा चाहे तो नहीं करेगा फंडामेंटल राइट को इशू करने के लिए। मान लो हाई कोर्ट नहीं करेगा तब क्या करेंगे हम? सिमिलरली अगर 32 नहीं है बोलता कि सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा रिट इशू, तो सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देता, तो फिर हम कहाँ जाते अगर हमसे हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाते। तो बस इसी वजह से आर्टिकल नंबर 32 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31 की। तो अर्लियर इट यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, बट इसको आर्टिकल 300A, जहाँ भी ए भी लगा रहेगा समझ जाना वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, पहले वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था वो क्लॉज, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया। अब नॉर्मल लीगल राइट इसको बना दिया गया है, ठीक है। कुछ रह गया क्या? फिर हमने आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 देखे थे कि कैसे पार्लियामेंट जो है ना आर्म्ड फोर्सेस के लोगों पे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों का क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। फिर 34 देखा था मार्शल लॉ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें डील करते, तो यही 3 थे जो इंपॉर्टेंट थे। और आर्टिकल नंबर हमारा जो 35 था वो डील करता था कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी है, वो चाहे तो कोई नए लॉ ला सकता है या कुछ भी कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चेक भी करेगा अगर वो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड करता है तो, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे आर्टिकल्स। इसमें हमने ये देख लिया कि ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को कहा गया है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब बहुत टाइम हो गया, अब जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक सेकंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट द रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड। तो आप लोग मुझे बताओ मैंडेमस का जो रिट है ना वो कब हम लोग इशू कर सकते हैं? मैंडेमस का एक्चुअल मतलब क्या है? वी कमांड, यानी कि कोर्ट ऑर्डर दे रही है आपको ये काम करने के लिए, लेकिन कुछ केसेस थे जिनके अगेंस्ट मैंडेमस जो है वो इशू नहीं हो सकता था। पहला क्या था हमारे पास कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता था, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम कर रहा है उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता था, अगर आपकी ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, तब ये इशू नहीं हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आपको
याद हो हमने पढ़ी थी, तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। अगेंस्ट द लेजिस्लेचर फॉर लॉ मेकिंग, नहीं, आप किसी लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग के खिलाफ आप ये नहीं बोल सकते हम कमांड दे रहे हैं आप ये लॉ मत निकालो, नहीं, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरा है फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, अगर आपकी पब्लिक ड्यूटी है तब आपको मैंडेमस, यानी कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है बेसिकली पब्लिक ड्यूटी है आपकी, तो अगर मैंडेमस का वो इशू करके आपको बोल सकते हैं कि आप ये काम करो, ठीक है। फॉर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंडेटरी है तभी ये इशू हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फॉर डिसाइडिंग लीगैलिटी ऑफ एन अरेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, तो ये तीनों ऑप्शंस जो है आपको, ये देखो ये तो पढ़ने से ही अजीब लग रहा है, फॉर डिसाइडिंग लीगैलिटी ऑफ एन अरेस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। आप दूसरा देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा हो कि मुझे कैसे पता चला इसको पढ़ने से कि ये नहीं हो सकता, देखो एक तो मैंने लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ रखी है, ठीक है, प्लस आप जब पढ़ने लग जाते हो तो आपके पास थोड़ी सी ना क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो, तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी आपके पास आती रहती है, तो इस वजह से ना आपको पता लग जाता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप चाहते हो मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ कि कैसे वो डेवलप होता है या फिर क्या ट्रिक्स होते हैं थोड़े बहुत, देखो ऑल्दो तो ट्रिक्स अब काम आते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर अब टफ होने लग गया है, बट स्टिल थोड़े बहुत हैं ट्रिक्स, जो ट्रिक्स कह लो आप, या फिर आप अंदर से इंट्यूशन आपकी काम कर जाती है, तो अगर आप चाहते हो कि वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो पक्का बनाऊंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीरियर फेसेट ऑफ ए राइट टू लाइफ, ठीक है। नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, देखो आप लोग बताना मुझे इन दोनों का ये दोनों सही है कि नहीं है, ठीक है। अभी मैं आंसर करने से पहले मुझे कमेंट करना आप लोग। द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ। राइट टू गो अब्रॉड इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21, इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट करेक्ट गाइस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, ठीक है। इसके अच्छा आर्टिकल नंबर 21 जो है ना, इस आर्टिकल के जितने भी क्लॉज है ना वो आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो है ना आप मतलब आप देखना एक बार, बहुत सारे हैं, आई थिंक 20-21 शायद उससे ज़्यादा ही आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, तो वो हमको ना करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर बार ऐसा होता है कि उन्हीं में से कोई एक आ जाता है कि बताओ कि ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है कि नहीं आता है, बट आर्टिकल नंबर 20 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। अब जितने मेरे को थोड़े बहुत याद थे मैंने बता दिए, बाकी आपको पता लग जाता है, वो चीज़ याद हो जाती है धीरे धीरे टाइम टू टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द रिट ऑफ सेट्यूरारी इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू। अब सेट्यूरारी क्या था, इसका मतलब आप लोग मुझे बताना है कि ये जो रिट इशू हुआ था ना, इसका मतलब क्या था, इस रिट का मतलब क्या है। एन इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केसेस, एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स इन केस फॉर अ रिव्यू, एन ऑफिसर टू शो इज राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। देखो ये तो है ही नहीं, एन ऑफिसर से रिलेटेड तो ये चीज़ है नहीं, इसके आगे तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ पर्सन, बिल्कुल भी नहीं, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी नहीं। हमें पता है सेट्यूरारी जो है वो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है, राइट। अब वो क्या होता है वो आप बताना, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा, स्पेशली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये एकदम ठीक है। अगर आपने आर्टिकल नंबर 19 का वो फर्स्ट वाला पढ़ा होगा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में मेंशन है फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला, पढ़ लेना उसको ध्यान से। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस। अब मुझे बताना आप लोग, मैंने स्पेशली उन नोट्स में प्रोवाइड किया है कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और साथ ही एलियंस को भी अवेलेबल है, तो इन चारों में से कौन सा सही होगा बताना मेरे को, आपको द राइट बताना आप मेरे को। द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनमें से कौन सा है जो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और एलियंस को भी। एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो ना कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ गाइज एंगेज करो, कमेंट करो, लाइक करो, अदरवाइज यूट्यूब जो है ना मेरी वीडियोस को पुश नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो करेगा नहीं जब तक आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाओगे। और मैं जेन्युइनली बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाना चाहती हूँ, आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज है, और मैं चाहती हूँ आप सबका प्री क्लियर हो, तो प्लीज़ कॉमेंट करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज इज करेक्टली मैच। रिट ऑफ हिबिस कॉर्पस अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल, एकदम ठीक है, हमने देखा था कि जो हिबिस कॉर्पस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। रिट ऑफ को वारंटो अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली, ये मुझे बताना आप लोग ये क्या है, ओनली जो लिखा हुआ है सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट है ये। रिट ऑफ सेट्यूटरी अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडीज ओनली, ठीक है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ओनली। अब देखो इसमें तो क्लियर, अगर आपने रिट्स पढ़े हैं ना ये सारे ही, तो ये आपको ना क्लियरली दिख जाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक तो बता दिया मैंने, अब बाकी आप मुझे बताना कि सही है कि क्या है और गलत है कि तो क्या है। 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया नॉट टू द फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। तो यानी कि एलियंस को कौन से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। इक्वालिटी, ये इक्वालिटी होगा, बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
इनमें से क्या है जो एलियंस को अवेलेबल नहीं है पर हमें अवेलेबल है एज अ सिटीजन, हमें पता है, तो आप बताना ही है। उसके बाद है द स्टेट शॉल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और ब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज लॉ फॉर दिस पर्पस। बताओ मुझे, आपने आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा है ध्यान से, तो आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन है जो लॉ कंसिडर नहीं किया जाता है। इस देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा है ना, देखो, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो कितनी ज़्यादा टफ है। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं क्वेश्चन की सीरीज़ ज़्यादा डिटेल में बनाऊँ, वो ट्रिक्स वाली वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चंस को पढ़ना बताऊँ। 2022 के बाद का पेपर आप उठा के देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन उनको ऐसी लैंग्वेज में पोर्ट्रे किया जाता है ना कि वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आते हैं। कि अभी ये क्वेश्चन आपको समझ आया एक बार में। अब मैं इसका सिंपल बता, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, आर्टिकल नंबर 13 में जो हमारे पास लॉ की डेफिनेशंस दी हुई है ना, बस वो बताना है हमको कि लॉ इनमें से किसको कंसिडर किया जाता है, दैट्स इट। अगर आपको ध्यान हो तो ये 3 अगर आपको नहीं भी पता है एक बार को, लेकिन आपको अगर ये याद आ रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम लोग लॉ कंसिडर नहीं करते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ फिर मुझे कौन सा है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है 10th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द फंडामेंटल राइट्स बट हैज़ बीन अपहेल्ड टू बी सो बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बताओ मुझे ऐसा कौन सा है जो एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमें पता है कि वो है, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया हुआ है काफ़ी बार। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो क्लियरली आर्टिकल नंबर 14 है। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बताना मेरे को, ये है कुछ आपने पढ़ा है अभी तक, अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो उस चीज़। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो यानी कि वो सभी को समझ में नहीं आ रही है। अगर आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन किया है ना, तो और कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो और आपको नहीं पता चल रही है वो चीज़, तो ट्रस्ट मी 99% लोगों को भी वो चीज़ नहीं पता लगेगी। तो घबराना नहीं है कि आप ही को नहीं पता है वो चीज़। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये भी हमने देखा था। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब मुझे बताना है इनमें चारों में से क्या आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। अब 11 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। आप ये क्या सही लग रहा है हमें, क्या मैंडेमस जो है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो इशू नहीं हो सकता, ठीक है, बताना। उसके बाद मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ओके। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ को वारंटो। अब मुझे ये बताना कि ये जो ऑप्शन है ये हम देख रहे हैं, क्या ये सही है ऑप्शन। एनी पब्लिक माइंडेड पीपल कैन बी गो टू पिटिशन टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन को वारंटो। देखो को वारंटो का मतलब हमने क्या देखा था, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस हक से तुम ये काम कर रहे हो। तो ये तो कोई भी पूछ सकता था, ये तो मुझे पता चल गया ये सही है। लेकिन इन दोनों का क्या मतलब है, आपने मैंडेमस रिट पढ़ा है ध्यान से, अभी हमने ऊपर भी मैंडेमस को डिस्कस किया है। तो ये आप मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। 12 देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। हमने देखा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक नॉर्मल लीगल राइट है, ठीक है। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नीदर फंडामेंटल राइट नॉन लीगल राइट। देखो ये तो हटा दो, फंडामेंटल राइट तो है नहीं। अगर मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। सी नहीं पता मुझे, नीदर फंडामेंटल राइट नॉर अ लीगल राइट। अभी मैंने बताया कि वो लीगल राइट है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मेरे 50-50 है गलत होने के चांसेस है ना। तो अब देखो लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, अगर आपने देखा होगा मेरा PDF जो मैंने प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिटीजन्स को मिले और कौन से आर्टिकल्स हैं जो क्या कहते हैं एलियंस को और सिटीजन्स को दोनों को मिले। तो उनमें देख के मेरे को बताना कि फंडामेंटल ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो हक है ना, ये किसको मिला है, सिर्फ सिटीजन्स के पास है या फिर दोनों के पास है। तो इसका आंसर बता दूँ क्या मैं, ये दोनों के ही पास अवेलेबल है, ठीक है। शायद उस PDF में मेंशन है कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का है ना, ये दोनों के ही पास है, सिटीजन्स के पास भी अवेलेबल है और किसी पर्सन के पास भी अवेलेबल है, और एक नॉर्मल लीगल राइट है, ठीक है। 13 देखते हैं, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो अगर आपने लक्ष्मीकांत अभी पढ़ी है उस वीडियोज़ को देखने के बाद जो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये इनमें से किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है ये, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आता है क्या ये, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर आता है, या राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक में कि कहाँ आता है ये। बताओ मेरे को थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगे आपको, स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो ये किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। करेक्ट, राइट टू प्राइवेसी जो है इसको एक हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया और इसको इस चीज़ के अंदर रखा गया, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर।
अच्छा, इसी की वजह से ना जितनी भी कंपनीज़ है ना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया या कोई और भी कंपनी जो ऑपरेट कर रही है ना, उनको इस चीज़ का एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे लिखा रहता है, क्योंकि ये हमारी इंडिया का फंडामेंटल राइट है कि हमसे हमारी प्राइवेसी नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। और किसी भी कंपनी को अगर ऑपरेट करना है तो उसको वो प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी होगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन में करेक्टली एंड अप्रोप्रिएट इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। बताओ मुझे इस स्टेटमेंट से मिलता जुलता इन चारों में से कौन सा है। फर्स्ट है आर्टिकल 49 द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 42 अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 70 एंड द डीपीएसपी। देखो ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर आर्टिकल नंबर 21 एज द फ्रीडम गारंटी इन द पार्ट 3, अगर ये लग रहा है राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड वो, ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। उन 3 कंपोनेंट में से इनमें से कौन सा है जो रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है, मेन फीचर की तरह काम करता है। देखो, लिमिटेशंस ऑफ पावर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने एक कंपोनेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये भी हमने नहीं पढ़ा था। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स क्या पढ़ा था हमने, तो हमने अगर आप ध्यान से देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड इज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ ये तो है ही नहीं, ठीक है। और साथ ही इक्वालिटी बिफोर लॉ ये तो है ही, तो देखो एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। थर्ड नहीं है, तो फर्स्ट वाला गलत है और फर्स्ट ए और डी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, यानी कि हमारे पास फर्स्ट एंड फोर तो है, यानी कि लिमिटेशन। देखो अभी मेरे से भी गलती हो गई ना कि लिमिटेशन ऑफ पावर्स मुझे ध्यान नहीं है रूल ऑफ लॉ का पार्ट है कि नहीं है, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एलिमिनेट करना शुरू किया इनको, ठीक है। जैसे ये वाला मुझे पता है कि ये है ही नहीं, इसके लिए तो मैं श्योर थी, तो मैंने पहले ए हटाया, फिर मैंने डी हटाया। अब मैं इसके अंदर देख रही हूँ क्या है, फर्स्ट एंड फोर, यानी कि फर्स्ट एंड फोर तो है। अब मुझे 2 को देखना है, तो 2 तो है ही, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो मेन प्रोविजन ही हमने पढ़ा था, यानी कि सी स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसके बाद है 17th क्वेश्चन, इंडियन रिट्स विच आर बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ, यहाँ पे इसको प्रीरोगेटिव रिट्स भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मार्क्स छोड़ के आते हो तो ये बेवकूफ़ी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि तो डायरेक्ट आया हुआ है एकदम, ठीक है। इसके बाद 18th क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ राइट्स। अभी हमने देखा, बताना इनमें से किस कैटेगरी ऑफ राइट्स के अंदर आते हैं। फिर 19 क्या कहता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेड्यूलरी। बताओ क्या होता है सेड्यूलरी का डेफिनेशन, टू बी कंक्लूडेड दैट, टू बी एक्सपेक्टेड, टू बी एक्सेप्टेड, टू बी इन्फॉर्म्ड, क्या होता है। डोंट यू थिंक ये वाला आंसर होता है, थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है हमने। उसके बाद क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर स्टेट्स एंजॉय द इम्यूनिटीज अंडर। बताओ इनमें से, अच्छा ये आपने नहीं पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन, ये छोड़ देना अभी आप, ठीक है। 20 उसके बाद 21 देखो, सम ऑफ दोज आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, देयर एप्लीकेशन टू बी रिमेंबर टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एंड एनालॉगस सर्विस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और ऑब्रोगेटेड बाय द, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है कौन छीन सकता है, आप मुझे ये बता दो, या उनके फंडामेंटल राइट्स पे कौन रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22, मार्शल लॉ अफेक्ट्स ओनली, मार्शल लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद 23 द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ये मैंने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है फंडामेंटल राइट का उसी में मेंशन्ड है। इसके बाद 24 क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल, अच्छा ये रिपीट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन, हाँ 23 24 ये रिपीट हो गया है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गाइस, इसमें एक चीज़ आपको बताती हूँ, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐड किया था, ऊपर थोड़ा देखो, जहाँ हमने रिवीजन किया था। हाँ, हम क्या करते हैं ना, हम ना इन सबको कंसीडर करते हैं यहाँ से, सारे फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, नहीं गलत चीज़ है ये। फंडामेंटल राइट 1 है हमारे पास, फंडामेंटल राइट 2 है, 3 है, 4 है, एक ये 5वां है और एक ये 6ठा है हमारे पास। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बस हमारे पास। पहले ये 7 हुआ करते थे, क्योंकि जो ये वाला था राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट इसको हमने नॉर्मल लीगल राइट बना दिया है, तो ये हट चुका है अब। तो अब टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये जो आर्टिकल्स हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये इन्हीं का सब पार्ट है। जो राइट टू इक्वालिटी है ना, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक डील करता है, तो ये इन्हीं के पार्ट्स हैं। इनको आप सेपरेट फंडामेंटल राइट नहीं कंसिडर करोगे, ये राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है, इसलिए सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें अवेलेबल है, ठीक है। कहाँ तक कर लिए थे हमने, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 20 21 22 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, हाँ 25 पे थे हम, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल। बताओ स्टेट की डेफिनेशन जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 12 पहला ही आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का जो डील करता है
फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 का, लेकिन फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल नंबर 14 है, ध्यान रखना। उसके बाद 27 परमानेंट लॉज आर इशूड बाय, बताओ मेरे को परमानेंट लॉज जो है इन ये आपके जनरल नॉलेज से काम करते हैं। इन चारों में से कौन है जो परमानेंट लॉ इशू करता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट? ये अगर मैंने पॉलिटी नहीं भी पढ़ा है तभी थोड़ा बहुत मुझे अगर बेसिक नॉलेज है तो मुझे इन चारों में से किसी का आंसर तो पता ही होगा कि कौन करता है परमानेंट लॉज इशू, बताना मुझे। उसके बाद 28 देखो, पिक आउट द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट्स अदर देन प्राइवेट कंपनीज, करेक्ट। उसके बाद द स्टेट कैन नॉट इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनीज। स्टेट जो है प्राइवेट कंपनीज पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता, कैन नॉट, ये मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है, गलत है वाला। सम ऑफ देम विद अ नेगेटिव इन कैरेक्टर शॉल नॉट प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ये भी गलत है। उसके बाद नॉट अलाउिंग पर्सन्स टू मूव द कोर्ट्स फॉर इन्फोर्समेंट, ये भी गलत है। तो आई थिंक इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा, बाकी आप बताना अगर मैं गलत बता रही हूँ तो। इनमें से कोई अगर आपको लगता है सही है तो बताना मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कम अंडर, अब ये बताना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसके अंदर आता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ये मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में, ये मुझे बताना क्यों बोलते हैं। पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया नॉट टू फॉरनर्स, ये भी बताना, ये सेम ही हमने देखा था अभी। 32 विच राइट बिलो नो लॉन्गर फॉल्स अंडर द फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू प्रॉपर्टी, देखो बस ये राइट है, ये सही है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट डज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नॉट इंक्लूड? बताना मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला पढ़ के इनमें से क्या है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इंक्लूड नहीं करता है। ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में ना ये टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस हर बार एक तो आता ही आता है, ठीक है, तो कर लेना इसको। 34 आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट? आर्टिकल नंबर 19 कौन सा राइट इनमें से बताता है, मेरे को बताना। आई थिंक इतने ही हैं, आई थिंक हाँ 34 ही हैं। देखो ये सारे PYQs नहीं थे, ठीक है, उसका रीज़न ये है, सारे इसलिए नहीं लिए मैंने क्योंकि मैं अब चाह रही हूँ ना हर एक चैप्टर का पार्ट बाई पार्ट अपलोड किया जाए। ये तो सिर्फ एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए मैंने अपलोड किए थे क्वेश्चंस। बाकी अब क्या करेंगे ना, हम हर एक चैप्टर के ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे पार्ट में। मतलब कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर एक चैप्टर को मैं रीड कर रही हूँ अभी लक्ष्मीकांत को, वो लाइन बाय लाइन अपने लिए, ताकि उनमें से जो भी मेरे थोड़े डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं फ्रेम कर सकूँ, और मैं कर भी रही हूँ ऐसा। तो हर एक चैप्टर से 200 से लेकर 300 क्वेश्चंस बनेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे पार्ट में, डेली सॉल्व करते रहेंगे जब ये चैप्टर लक्ष्मीकांत एक बार हो जाए ख़त्म तो। और बाकी जो मैं चैप्टर के एंड में अटैच करती हूँ वो इसलिए अटैच करती हूँ क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं ना तब माइंड फ्रेश होता है, अभी अभी पढ़ा होता है तो हमें पता होता है कि अच्छा इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट आपको क्या करना है ना, अब इसका रिविजन करते रहना है, नहीं कि एक चैप्टर हो गया, दूसरा तीसरा चौथा फिर पहले भूल गए, नहीं, कम से कम आपको बताऊँ 30 to 40 रीडिंग आपको लगेगी लक्ष्मीकांत को टिप्स पे करने में, ऐसे कि एग्जाम से पहले मतलब 5 मिनट में पूरी लक्ष्मीकांत आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा लक्ष्मीकांत को। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।